नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। जैसा कि कल हमने देखा था राष्ट्रपति को, वो संवैधानिक पहला पद है और दूसरा पद आज हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की तरह संघ की कार्यपालिका का एक भाग है, जिसमें हमने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को और महान्यायवादी को शामिल किया था। उसी भाग 5 में हम उपराष्ट्रपति को भी देखते हैं। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं कुछ अनुच्छेदों के साथ। जैसा कि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आज के प्रेजेंट समय में बात करें तो सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति है। अब इनका कार्य क्या है? अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो हम आगे आर्टिकल 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य को देखेंगे, जिन्हें बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया गया है। आर्टिकल 64 कहता है कि ये जिस दिन भी चुनकर आएगा उस दिन ये सभापति के रूप में काम करेंगे। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस दिन भी उपराष्ट्रपति चुन लिए गए उस दिन से ही उनका काम होगा सभापति के रूप में। जैसे हम देखते हैं लोकसभा में स्पीकर होता है, जो स्पीकर लोकसभा का डेकोरम बना के रखता है, सभी को बोलता है कि शांति बना के रखिए, हु हल्ला मत कीजिए। वैसे ही जब आप राज्यसभा की कार्रवाई देखोगे तो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है उसे ही हम कहते हैं सभापति, जो पूरी राज्यसभा का डेकोरम बना के रखता है। पहला काम ये हो गया। तो पदेन का अर्थ हो गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होते ही वो उसी दिन सभापति भी बन जाएगा। अब सेकंड काम हम इसका देखते हैं। सेकंड काम को अगर हम समझे तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति जब भी अनुपस्थित हो और अनुपस्थिति के कारणों को देखें तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति का निष्कासन कर दिया जाए, तो निष्कासन में हमने देखा था कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें हटाया जा सकता है। तो किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं, पद पर उपस्थित नहीं है, तो उसी क्षण उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्योंकि हमने आर्टिकल 52 में यही तो देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। रिक्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति तुरंत आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग पद ग्रहण कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमने उपराष्ट्रपति के दो काम को देख लिया। पहला आर्टिकल 64 में जहां हमने देख लिया कि सभापति होगा। दूसरा, अगर इमरजेंसी आ जाए, राष्ट्रपति विदेश चला जाए, बीमार हो जाए, मृत्यु हो जाए या फिर निष्कासित कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहेगा। ओके, अब हम आर्टिकल 66 देखते हैं। आर्टिकल 66 देखता है कि इनका निर्वाचन कौन करेगा। तो जैसे राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इनका भी अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट जनता नहीं करती है। तो जनता नहीं करती है तो कौन करता है? इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। हम बात करें संसद में लोकसभा भी है, संसद में राज्यसभा भी है और इसके सभी सदस्य जैसे 543 सदस्य लोकसभा में है और 245 सदस्य राज्यसभा में है। तो पहले तो हमने राष्ट्रपति में देखा था कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहाँ पर मनोनयन वाला सिस्टम नहीं है। सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, वोट डालते हैं और निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनते हैं। अब अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो इनकी प्रक्रिया भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। और अगर हम इनके वोट की बात करें तो इनका वोट होता है गुप्त मतदान। यानी पार्टी में जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो विप के माध्यम से ये डिक्लेयर नहीं कर सकती, ये आदेश नहीं दे सकती कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट देना है। ये बाध्यकारी नहीं है, विप लागू नहीं होगा। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या है। योग्यता भी आर्टिकल 66 में ही मेंशन की गई है। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद में वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यानी उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। कोई भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के बारे में जैसे हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
और किसी भी संघ और राज्य का मंत्री लाभ का पद में नहीं आते। बाकी सभी चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, कोई भी सेवा हो, वो लाभ के पद में आती है। अब हम आर्टिकल 67 देखते हैं। मुझे लगता है कि आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग आपको निर्वाचक मंडल और इसकी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम आर्टिकल 67 को देखते हैं। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताते हैं और इनका सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन इन केस अगर इनको भी हटाया जा सकता है, इनकी भी मृत्यु हो सकती है, तो ये 5 साल से पहले भी हट सकते हैं। लेकिन इनका हटाने का जो प्रक्रिया है वो काफी सरल होता है, जिसे हम अफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। अब ये अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि राज्यसभा में हमें पता है कि वर्तमान में 245 सदस्य है और मान लीजिए कि कभी 2 सीट खाली है, उन पे इलेक्शन हुआ नहीं, तो मान के चलिए 243 है। अब 243 में से अगर बहुमत इनके पक्ष में है तो इनको हटा दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी विशेष प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ से पास हो गया तो ये कहाँ जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में ओनली साधारण बहुमत से, मान लीजिए उस समय लोकसभा में ओनली 300 ही सदस्य थे, तो 300 का 2 यानी 151 सदस्यों ने कह दिया कि हाँ, उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जहां हमने आर्टिकल 61 देखा था, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया देखी थी, तो काफी हार्ड थी। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग हटाने की प्रक्रिया को काफी इजी रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इतनी ही है कि हटाने से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। जैसे अभी हम बात करें, जगदीप धनखड़ थे, तो उनको भी हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन इसके बीच में ही हमने देखा था जो सत्र चल रहा था वो समाप्त होने वाला था। इस कंडीशन में 14 दिन का टाइम नहीं मिल रहा था, तो उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो पहली कंडीशन है कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से, यानी टोटल जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, और उसके बाद में लोकसभा में साधारण बहुमत से अगर बिल आता है तो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को अब अपना पद छोड़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है, उसका काम करने का मन नहीं है तो वो त्याग पत्र देगा, लेकिन त्याग पत्र ओनली राष्ट्रपति को देगा। जैसे राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, वैसे ही उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। अब हम आर्टिकल 68 देखते हैं। अब हमने राष्ट्रपति का पद कर दिया है रिक्त, तो रिक्त करने के बाद में नए उपराष्ट्रपति को भी चुनना होगा। तो यहाँ पर नए उपराष्ट्रपति को चुनने से संबंधित कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर यथाशीघ्र चुनना होगा, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। अब मैं आपको कुछ राष्ट्रपति से संबंधित बात कहना चाहूंगा। जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा था कि विद इन 6 मंथ करवाना ही होगा इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर बाउंडेड नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि एज सून एज पॉसिबल, तो कभी भी, लेकिन जल्दी जल्दी 6 महीने भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। इसे संविधान ने डिफाइन नहीं किया है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे नए राष्ट्र पुराने वाले राष्ट्रपति का जैसे ही 5 साल पूरा होने वाला है, तो 5 साल से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवा लिया जाएगा। लेकिन आकस्मिक स्थिति हो जाए, उस कंडीशन में हमें यथाशीघ्र को याद में रखना है। अब हम राष्ट्रपति को हटा भी चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शपथ को, क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, कोई भी बड़ा पद होता है, तो वहां पर एक शपथ की प्रक्रिया होती है। वो शपथ आर्टिकल 69 में कही गई है। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित बात कही गई है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है और उसकी शपथ काफी सिंपल होती है। तो इतने ही कहता है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा, इतना ही उसका है। जैसे हमने देखा था ना, राष्ट्रपति में संविधान की अभिरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ओनली सिंपल है। और लेकिन हमें याद रखना है आर्टिकल 69 में शपथ की बात की गई है, और किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति सीजीए के सामने, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सामने शपथ ग्रहण करता है। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण 2 आर्टिकल जो राष्ट्रपति के लिए भी उपराष्ट्रपति के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो है आर्टिकल 70।
आर्टिकल 17 कहता है कि इन कंडीशन अगर राष्ट्रपति भी चला जाए, उपराष्ट्रपति भी चला जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद कौन, क्योंकि आपने तो आर्टिकल 52 में कह दिया कि किसी भी कंडीशन में एक राष्ट्रपति होगा, पद रिक्त नहीं होगा। तो उस कंडीशन में 1969 में एक बिल लाया गया, जो अधिकार दिया गया है संसद को। इसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया गया कि जो भारत का सीजेआई है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो याद क्या रखना है, अगर राष्ट्रपति चला जाए, उपराष्ट्रपति चला जाए, तो उस कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद में वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उन्हें भी इलेक्शन लड़ना था राष्ट्रपति के लिए, तो दोनों पद खाली हो गए। उस कंडीशन में जस्टिस हिदायतुल्लाह को बनाया गया राष्ट्रपति, जो एकमात्र उदाहरण है। कभी पूछ लिया जाए कि जस्टिस हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे सीजीआई है जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। ओके, अब हम बात करते हैं इन डिस्प्यूट की, विवाद की। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, उस कंडीशन में उनको सोल आउट कौन करेगा। तो उस कंडीशन में हमने देखना है कि उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो इन सभी विवादों को देखेगा। इसके अलावा ना तो हाई कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि उस मामले को जांच कर सके, ये अथॉरिटी ओनली उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। तो हमने इन 2 दिनों में राष्ट्रपति को भी देख लिया, आज हमने उपराष्ट्रपति को भी देख लिया। कल का जो हमारा सेशन होगा वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।